Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Case law and precedent. When you read this, what did you understand? केस लॉ में जो केसेस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट मतलब लाइक पिछले आपको जो भी केसेस होते हैं उनका अपना वो जो है ना डिसीजंस और उनमें क्या बात हुई थी वो भी आप कंसीडर करते हैं। Exactly. As we understood in our last class, कि common law और equity में क्या फर्क है, and we just we got into the details कि किस तरह से वो सिस्टम था और वो क्यों था कि राजा अपने वजीरों को भेजता था और बोलता था जाके आवाम के मसले सुलझा के आओ। तो वो जो आवाम के मसले सुलझा के आते थे और आपस में शेयर करते थे, तो राजा को महसूस हुआ कि मेरी आने वाली नस्लें पता नहीं इस बात को समझ पाए ना समझ पाए, और उनको आप जैसे इतने वाइज वजीर मिले ना मिले, तो इससे बेहतर है कि मेरी, ताकि ये किंगडम चलता रहे स्मूथली और इन्हीं लॉज की बुनियाद पे, उसने उनको रेकमेंड किया कि आप काइंडली इसको रजिस्टर करें, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करें। तो वो रिकॉर्डिंग जिस शक्ल में होती आई, और उस किताब को फिर हम केस लॉ कहते हैं। ठीक है। अब ये जो केस लॉ की किताब है, अब यकीनन ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहां से लॉ का सिलसिला शुरू हुआ। अब आते 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 आज के दौर तक पहुंचते पहुंचते एवोल्यूशन हुआ, जाहिर है। तो अब अगर आप कहीं केस लॉ की किताब देखेंगी तो आप जाहिर है वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि उसमें वो राजा महाराजाओं के टाइम की चीजें लिखी हुई। बट यस, लास्ट 100 years के जितने भी केसेस हुए हैं, सॉल्व हुए हैं, वो सब आपको उसमें मिलेगा कहीं ना कहीं। या फिर आपको हर तरह के क्राइम की अलग एक किताब मिलेगी, हर तरह के कैटेगरीज मिल जाएंगी। अब चूंकि हम जाहिर है लॉ सब एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, मतलब एज अ वी आर नॉट स्टडिंग लॉ बिकॉज वी वांट टू बिकम लॉयर्स, नहीं तो हम इसकी और डेप्थ में जाते। तो हमें बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना समझने की जरूरत है दैट केस लॉ इज अ बुक वेयर मेनी पास्ट केसेस आर रजिस्टर्ड एंड मेनी पास्ट केसेस आर रजिस्टर्ड। केसेस रजिस्टर का मतलब है कि वो केस क्या था, उससे रिलेटेड वो केस कौन सी कोर्ट में गया, कहाँ उसकी सुनवाई हुई, उसके क्या एविडेंसेस थे, जज ने उस केस के लिए क्या फैसला सुनाया। दैट्स ओके। दैट दोज डिटेल्स वुड बी मेंशन्ड। ठीक है। नहीं तो ठीक। ये जो हम किताब है, हम ये रेफरेंस के लिए यूज करते हैं कि अगर आज के दिन हमारे सामने कोई केस आ जाए और वो कॉम्प्लिकेटेड हो, हमें उसका सीधा सीधा जवाब या सीधा सीधा उसका हल इंसाफ ना मिल रहा हो, वी कैन गो बैक टू द केस लॉ एंड चेक आउट इफ देयर इज एनी सिमिलर केस स्टडी ओवर देयर। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, या कौन से कोर्ट ने उस वक्त क्या फैसला सुनाया था, किस बेसिस पे, कौन सा उन्होंने प्रिंसिपल फॉलो करते हुए सुनाया था या लॉ फॉलो करते हुए सुनाया था, किस बेस पे वो फैसला हुआ था। तो उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी या उस टाइम के जज को हेल्प मिल जाएगी कि हाँ इस मामले को किस तरह निपटाना है या सुलझाना है ना। कॉमन लॉ एंड इक्विटी हम इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली क्लास में, तो हम इसको मजीद नहीं छेड़ेंगे। Interaction of equity and common law produced three major changes: A. New rights, B. Better procedure, and C. Better remedies। यानी जब हम, जाहिर है जब राजा को भी पता चला कि हर चीज का जो हल है वो डैमेजेस नहीं होता। What are damages, Tahreem? मॉनेटरी कॉम्पनसेशंस। It's a monetary compensation, it's a monetary remedy, and हर चीज का हल पैसा नहीं होता। There are other things as well in the justice system that you need to give to the victim or to the claimant, whoever it is. Now that the defendant, अच्छा अब यहाँ से जरा पढ़ें। From here, the Lord Chancellor developed remedies not available in other courts. Equity was able to make the following orders। यानी जो कॉमन लॉ में चीजें मिसिंग थी वो इक्विटी ने फुलफिल की, और वो क्या फुलफिल की, ये पॉइंटर्स पढ़ें। That the defendant must do what they had agreed to do. एंड Specific. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी एक इक्विटी का तरीका क्या हुआ कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बात तय हुई थी कि आप मुझे पेंटिंग बेचोगे, आप मुझे पेंटिंग दो, मैंने पैसे दे दिए। सो आई नीड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू बी डन एज अ डिफेंडेंट।
एज अ क्लेमेंट, बिकॉज क्लेमेंट जाके कोर्ट में फाइल कर रहा है केस और डिफेंडेंट उसको वो कर रहे हैं, तो दैट डिफेंडेंट मस्ट डू व्हाट दे हैड अग्रीड टू डू, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट, That the defendant must abstain from wrongdoing injunction. इंजंक्शन। नाउ अब क्लेमेंट क्या चाह रहा है, क्लेमेंट चाह रहा है कि डिफेंडेंट वो काम ना करे जो वो करने जा रहा था, क्योंकि वो गलत है। हो सकता है वो उसको नौकरी से निकालने जा रहा था, हो सकता है वो उसके भाई का कत्ल करने जा रहा था, हो सकता है कि वो कोई और प्रॉपर्टी, हाँ जैसे कि ये पेंटिंग, वो किसी और को बेचने जा रहा था। तो वो चाह रहा है कि वो रुक जाए, वो किसी और को नहीं बेचे, बल्कि जो उसने अग्री किया था वो करे। तो Right. वो कुछ और ना करे, दैट पर्टिकुलर एक्ट इज कॉल्ड इंजंक्शन। दिस होल थिंग इज इंजंक्शन, दैट द क्लेमेंट court has basically interfered in the matter and instructed the defendant to stop. That is injunction. Okay, next. Alteration of a document to reflect the party's true intentions. Rectification. Rectification. Now, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज ऐसी गड़बड़ लिखी हुई है, तो वो चीज चेंज करके टू रिफ्लेक्ट द पार्टीज ट्रू इंटेंशंस रेक्टिफाई कर दें कॉन्ट्रैक्ट को, या रेक्टिफाई कर दें पर्टिकुलर सेल डीड को, या रेक्टिफाई कर दें पर्टिकुलर कोई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी भी हवाले से, लैंड के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, लोन के हवाले से। तो ये इसको रेक्टिफाई कर दें, दैट इज रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट। Restoration of the pre-contract status quo. Recession. Okay, now this usually happens in employer and employee cases। यानी कि एम्प्लॉयर ने नाजायज तरीके से एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया, सबके सामने बेइज्जत करके, या कोई चोरी का इल्जाम लगा के, या कोई ऐसा अजीब व गरीब इल्जाम लगा के जो कि सच नहीं है। तो अब एम्प्लॉय जाहिर है कोर्ट जाएगा, तो जब वो कोर्ट जाएगा तो वो यही रिक्वेस्ट करेगा कि उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको बाइज्जत बरी होना है उसको, मतलब वो एम्प्लॉयर सबके सामने ये एतराफ करे कि उसने गलत किया। तो प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को, यानी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ और वो ब्रीच हो गया उनकी वजह से, मैं चाह रहा हूँ कि अब जैसे पहले सिचुएशन थी वैसे ही सब कुछ हो जाए, मेरी मेरा स्टेटस रिस्टोर हो जाए। यानी मुझे अगर मैनेजर की पोस्ट से निकाला गया है, तो मुझे वापस मैनेजर की पोस्ट पे लगाया जाए। रिसेशन, वो भी इज्जत के साथ, माफी अपॉलॉजीज के साथ। तो दैट इज रिसेशन, ठीक है। Okay. नेक्स्ट, अच्छा ये सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के केस में नहीं होता, ये और भी डिफरेंट जगहों पे होता है। तो ये सिर्फ इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए आई यूज द एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ये और भी जगह में प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को में ये बहुत सारी जगहों पे होता है। ये बेसिकली जब हम किसी के साथ वन ऑफ डील कर रहे होते हैं कि आप हमें फला फला चीज सप्लाई कर दीजिए, और वो बंदा जो है वो शायद सही सप्लाई ना करे या डिफेक्टेड माल सप्लाई करे, then they have to go back to the pre-contract conditions and get it done as per the contract. Okay. Next, where equitable rules conflict with common law rules, then equitable rules will prevail. Very important, please highlight. जब कभी भी क्लैश होगा, equitable rules और common law का आपस में टकराव होगा, जीतेगा कौन? Equitable rules. ठीक है। Case law incorporates decisions made by judges under both historic legal systems, and the expression common law is often used to describe all case law, whatever its historic origin. तो आप देख रहे हैं कि ये केस लॉ में पुराने से पुराना केस भी आएगा, बिल्कुल इनिशियली जैसे जिस जिस तरह डेवलप हुआ सारी अभी तक मौजूद हैं किताबें। नेक्स्ट, a court's decision is expected to be consistent with previous decision, another important statement. This is known as judicial precedent. What is judicial precedent, Tehreem? What did you understand till now? जो पिछला लॉ चलता आ रहा है वही आगे भी चलेगा। नो सॉरी सॉरी, जुडिशियल प्रेसिडेंट जो कोर्ट ने फैसला दिया था पहले। Right. बेसिकली अगर कोई फॉर एग्जाम्पल चोरी का केस आया है, थेफ्ट, और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, ठीक है,
उसकी सजा फर्ज करें 5 साल इम्प्रिजनमेंट वॉट एवर, ठीक है। नाउ अगर इसी तरह का सिमिलर केस अगेन आता है, इसी तरह का सिमिलर केस अगेन आता है चोरी का, तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू यू नो गिव अ स्टैंडर्ड डिसीजन। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे चोरी को 5 साल तो वहां पे 7 साल, या यहाँ पे चोरी को के एविडेंसेस 3 चाहिए थे तो वहां पे सिर्फ एक से ही उन्होंने फैसला सुना दिया। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, एंड जो प्रीवियस डिसीजन लिए गए हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले डिसीजंस प्रीवियस डिसीजन से कॉन्ट्रडिक्ट करें, कि आपने उस टाइम तो ऐसा कहा था और अब आप ऐसा कह रहे हो, और हालांकि सिमिलर फैक्टर्स हैं, सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं। हाँ, अगर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं तो यकीनन डिसीजन भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट द प्रिंसिपल behind the decision should be the same. The principle behind the decision should be the same. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर प्रिंसिपल है, मेरी एक वैल्यू है कि मैं झूठ नहीं बर्दाश्त करती, ठीक है, तो वो मैं अपने लिए भी नहीं करती, मैं अपने बेटे के लिए भी नहीं करती, मैं अपने शौहर के लिए भी नहीं करती, और मैं किसी कस्टमर के लिए भी नहीं करती, और किसी सप्लायर के लिए भी नहीं करती, और मैं किसी स्टूडेंट के लिए भी नहीं करती। तो ये बात है कि प्रिंसिपल, जब फिर मैं सबके लिए मेरे पास एक ही प्रिंसिपल है तो फिर तो सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं 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 मेरे बेटे के लिए, अरे जाने दो, बच्चा है छोड़ो, या नहीं 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 ये तो कस्टमर है, इससे मैं कैसे बिगाड़ू, नहीं, आई हैव टू बी if I'm stating that this is my value, I have to stand by that value at all times, in all given situations, in all circumstances, exceptions apart। एक्सेप्शंस यानी कि वंस इन अ वाइल कोई बहुत इमरजेंसी और सीरियस और किसी की जान बचाने वाली कोई सिचुएशन हो, तो वो एक अलग चीज है। वहां पे अगर आपने किसी की जान बचाने के लिए कोई छोटा मोटा झूठ बोल भी दिया, दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग, दैट्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी कंसिस्टेंसी कोर्ट की नजर आनी चाहिए, स्टैंडर्ड नजर आना चाहिए, प्रिंसिपल नजर आना चाहिए, and to provide an opinion which can be used to direct future relationships। जाहिर है अगर आप एक बुनियादी बात पे फैसले नहीं करोगे तो आगे चल के लोग कैसे आपके केसेस को रेफर करेंगे। वो लोग तो यही बोलेंगे ये लोग तो मूड पे चल रहे थे, एक दिन जज का मूड अच्छा था, उसने विक्टिम की फेवर में फैसला सुना दिया, दूसरे दिन जज का मूड अच्छा नहीं था तो उसने विक्टिम को सजा सुनवा दी, हालांकि ही वॉज इनोसेंट। तीसरे दिन अगेन सिमिलर केस केम, तो उसने फिर बिल्कुल अजीब ही कॉन्ट्रडिक्टरी फैसला सुना दिया। मतलब कुछ सर और पैर ही ना हो, जिसका जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द दिस एंटायर सिस्टम ऑफ फॉलोइंग the same principle for the same kind of crime or for the same similar situation is known as judicial precedent. Now, this is a very important concept for the for this law thing, judicial precedent, and therefore the understanding and clarity of this concept is very important. Now, doctrine of judicial precedent. What does this doctrine say? Please read. The system. The system of the judicial precedent is based on a fundamental feature of English law, which is that principles of English law do not become inoperative through the lapse of time. All right. What did you understand? मीन्स कि पिछला लॉ जो है ना, वो ना हो जाए, इनऑपरेटिव ना हो जाए वक्त के गुजरने के साथ साथ। तो क्या कह रहे हैं, हो जाएगा इनऑपरेटिव या नहीं होगा? हो जाएगा आई गेस। हो जाएगा, अच्छा जी। अच्छा मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, जरा मुझे बताओ। रूल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स मीन किसी के रूल्स जो सेट आउट होते हैं, या फिर अच्छा, अगर इसको रूल्स ही बोलते हैं तो फिर रूल्स, तो इसको रूल्स ही बोलते हैं, प्रिंसिपल का वर्ड लाने की क्या जरूरत है? ऑल राइट, प्रिंसिपल्स आर बेसिकली, अगर आपने सुना हो, उसूल, ठीक है, किसी के उसूल। रूल उस आर डिफरेंट, रूल्स कैन बी चेंज्ड, rules are superficial,
रूल्स चेंज हो सकते हैं। आज ये रूल है दैट पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स इन द क्लासरूम। एक जमाना था जब ये रूल था, अब ये चेंज हो गया है। अब यू कैन नॉट टेल योर स्टूडेंट्स इन द क्लास पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। योर स्टूडेंट्स मस्ट टॉक, मस्ट प्ले, मस्ट बी एक्टिव। दिस इज द रूल। ठीक है। ओके। प्रिंसिपल किसे कहते हैं? What is a principle? I would like you to open Google and type this word principle and check out the meaning and then tell me. Beliefs or idea that guide you is a kind of rule, belief or idea that guides you. Okay. It's a kind of belief or idea that guides you. अच्छा, अब मुझे एक सेकंड दीजिए, एक मिनट दीजिए. Meanwhile, I want you to read this para. Okay. जी. So principle, basically any idea or belief. Rules can be changed. Principle are the underlying fundamental. ठीक है. किसी भी Okay. बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है ना, फाउंडेशन चेंज नहीं होती। ऊपर बिल्डिंग की खूबसूरती और ये वो डेकोर, ऊपर की चीजें चेंज हो सकती हैं। जो ऊपर की चीजें हैं दैट इज द रूल्स, बट द फंडामेंटल इज द सेम एंड इट विल रिमेन द सेम। Okay. फंडामेंटल एक जमाने से क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट्स अ फंडामेंटल, इट विल रिमेन द सेम। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, it will not change if you change the city, it will not change if you change the um, country. So principles, उसूल, इसका दूसरा वर्ड है वैल्यूज। वैल्यूज, हर इंसान को अपनी कुछ वैल्यूज बनानी चाहिए, अपने कुछ उसूल बनाने चाहिए। जब हम छोटे थे ना तो मूवीज वगैरह में बहुत सुनते थे कि ये उसूल है, मैं अपने उसूल के खिलाफ नहीं जाऊंगा, और ये सब डायलॉग्स वगैरह हम मूवीज में देखते थे। हमें नहीं समझ आता था ये उसूल किसे कहते हैं। और खासा वक्त गुजरा जिंदगी का कि जब नहीं पता था कि अरे जिंदगी में कुछ उसूल नाम की भी चीज होती है और ये होने चाहिए। लेकिन अब इसका जब पता चल गया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो अब ये हर एक को मैं शेयर कर रही होती हूँ दैट मेक अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर योर लाइफ। एंड जितना जल्दी आप अपनी जिंदगी के कुछ उसूल सेट कर लेते हो, उतना ही आपकी जिंदगी में फायदा है। नाउ आई विल आस्क यू तहरीम अ फ्यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। आपको कभी जिंदगी में किसी को नो बोलने पर हिचकिचाहट हुई, किसी भी काम के लिए, कि भाई मना नहीं कर पा रही, हालांकि मना करना चाह रही हो मगर मना नहीं हो रहा? Yes. यस। ऐसे जिंदगी में बहुत सारे वाकयात हुए होंगे या लम्हे आए होंगे कि जब आप यस नहीं बोल पाए होगे, यस Right. बोलने में मुश्किल हो रही होगी कि भाई हाउ डू आई से दैट यस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड फॉर दिस एंड आई वांट टू डू इट, बट उसमें हेजिटेशन आ रही है, कैसे बोलें, क्या बोलें। हुआ ऐसे? Yes. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको जिंदगी में डिसीजंस लेने में वक्त लग रहा है, बहुत वक्त Yes. लगता है, जो जरूरत से ज्यादा कोई डिसीजन या फैसला लेने में वक्त लग जाता है कभी कभी? Yes. लगता है। कभी आपको ये लगा कि आपने कोई डिसीजन ले लिया और फिर बाद में आपको गिल्टी फील हो रहा है कि यार ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने यस क्यों बोल दिया या मैंने नो क्यों बोल दिया? ऐसा हुआ? जी। जी हुआ। बिल्कुल। तो ये सारे
चीजों से बचा कैसे जा सकता है, या ये सारों इन सारी कश्मकश का सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन है प्रिंसिपल्स, वैल्यूज। जब आपको अपने प्रिंसिपल्स मालूम होंगे ना, आपको अपने वैल्यूज मालूम होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल share with you one of the principles of one of the mentors I've studied with. उनका नाम शिरीन है, शिरीन आपा, ओके। हम्म, शिरीन नकवी का अगर नाम आपने सुना हो। उनका एक उनकी एक वैल्यू है टाइम। वो टाइम की बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, शी इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ हर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू टाइम, एंड शी इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ अदर्स एज वेल व्हेन इट कम्स टू टाइम। उन्होंने अपने अप, उन्होंने अपने लिए ये चीज अनाउंस की है कि मैं टाइम, मतलब अगर किसी ने मुझे बोला है 10 बजे तो मतलब 10 बजे, उससे ना 1 मिनट पहले ना उससे 1 मिनट बाद में। अगर किसी ने मुझे बोला है कि मैं उससे 15 मिनट पहले पहुंची भी होंगी और 10 बजे आपका प्रोग्राम शुरू हो चुका होगा, ऑन स्पॉट। अच्छा, एक दफा का उनका वाक्य है कि वो किसी सेशन में पहुंची और वो लेट पहुंची, ठीक है। हम्म, उन्होंने लिटरली अपना सेशन जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मैं ये सेशन नहीं करवा सकती क्योंकि मैं टाइम पे नहीं पहुंची। शी लिटरली गेव हर सेल्फ पनिशमेंट फॉर नॉट रीचिंग ऑन टाइम। इस हद तक उनको अपनी इस वैल्यू से मोहब्बत और इस वैल्यू पे अमल, कि अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि वो लेट पहुंचे, तो वो अपने आप को उसकी ठीक ठाक उनको फील होते, वो बोलती हैं, वो लिटरली अपने मतलब हम शागिर्दों से यही शेयर कर रही होती हैं कि जिस दिन मैं अपनी इस वैल्यू पे नहीं उतर पाती, उस दिन मेरा दिल चाहता है मैं अपनी स्किन के किसी पार्ट को मैं नोच दूं, मेरा कोई बॉडी का हिस्सा मेरा नुच गया, इस कदर तकलीफ होती है। और इस हद तक वो उसको फुलफिल करती हैं कि एक दफा ये भी उनके शागिर्द ये शेयर करते हैं कि वो एक दफा कोई एग्जाम हो रहा था और वो लोग एग्जाम के लिए पहुंचे, दो लोग, और वो एग्जाम का टाइम था 10 बजे, और इनको हो गए 10:05 पे ये पहुंचे। तो 10:05 में पहुंचे, इनका बस 5 मिनट ही तो देर हुई है, हम चले जाएंगे अंदर। तो जैसे ही अंदर गए, शीन आपा खड़ी हुई थी। उन्होंने उनको सलाम किया, वेलकम किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया, हंसते मुस्कुराते बोला आप अच्छा, 10 बजे का टाइम था बच्चों। तो उन्होंने कहा 10:05 हो गए मैम, प्लीज बैठने दें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, हम ट्राई नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ट्राई नेक्स्ट ईयर। तो ये सुन के तो वो लोग डर गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ ट्राई नेक्स्ट ईयर। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम बैठ जाएंगे इधर तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इनके दिल में रहम आ जाएगा, ये हमें भेज ही देंगे। तो वो बाहर बैठ गए जाके। जब वो बाहर बैठे तो वो 2 घंटे का एग्जाम था, 1 घंटा गुजर गया, कोई आया ही नहीं बाहर। 2 घंटे गुजर गए, सब बच्चे निकल के आए, सब चले गए। आखिर में शिरीन आपा आती हैं, वो अपना सूटकेस लेके, उनका एक और जगह सेशन था, वो सूटकेस लेकर चली गई। अब ये दोनों बच्चे मुंह देख रहे हैं एक दूसरे का कि अब क्या करें। ये तो वाकई में अब नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो खैर, बात सारी ये है कि आपको किसी और के साथ रूड होने की जरूरत नहीं है अपने उसूल फॉलो करने के लिए। इससे मुझे एक और वाकया भी याद आया। कासिम अली शाह भी यही कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ भी। मेरे लिए 5 बजे का मतलब है 5 बजे। तो मैं अपने बच्चों को कहीं लेकर जाना होता है बाहर, तो मैं उनको ये बोलता हूँ बेटा मैं 5 बजे यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, आप लोग गाड़ी में आ जाना। 5 बजे का मतलब 5 बजे, अगर आप लोग 5 मिनट्स भी ऊपर हुए तो मैं वहां से चला जाऊंगा, फिर आप लोग मुझसे शिकायत नहीं करना। एंड वो ऐसा ही है, वो एक दफा छोड़ के चले गए। जब वो एक दफा छोड़ के चले गए, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को पता चल गया कि पापा मीन्स इट। Papa हम्म, means it. When Papa says it's 5, it's 5. When Papa says that we need to respect the time, we need to be punctual, I am punctual. And if I'm there, then I'm there, and I expect you guys to follow, respect my value. Then Papa means it. And we have to, if we want to go with Papa, then we have to, be on time. If we don't want to go with him, we want to go with somebody else, then it's fine. right, सो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स वो होते हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अभी मेरी ये वैल्यूज में ये नहीं है टाइम। मेरी वैल्यूज पता है, मेरी मैं इसको ना हमने दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, वैल्यूज एंड टू बी वैल्यूज।
ये मेरी टू बी वैल्यू लिस्ट में टाइम एंड पंक्चुअलिटी। टू बी वैल्यू क्यों? क्योंकि मुझे ये मैं वैल्यू की लिस्ट में तब तक नहीं ला सकती जब तक मैं इस एक्शन को 2 इयर्स तक कंसिस्टेंटली फॉलो ना कर लूं। जब मैं देख लूं कि हाँ 2 साल तक मैंने अपने हर कमिटमेंट और हर इवेंट और एवरी सिंगल थिंग को मैंने फुलफिल किया है, तो फिर मैं अपने वैल्यू में डाल सकती हूँ कि हाँ टाइम इज माई वैल्यू ना, बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट सिंस 2 इयर्स विद कंसिस्टेंसी। सो टू बी वैल्यूज एंड वैल्यूज, ये लिस्ट मैं चाहूंगी कि आई एम गिविंग यू 5 minutes, you create this list for yourself. Set at minimum 3 and maximum 5 values. Why we need to do this? Because ये जो अभी सवालात मैंने आपसे पूछे कि नो बोलने में मुश्किल, यस बोलने में मुश्किल, डिसीजन लेने में देर, तो जब ये वैल्यूज आपके सामने होंगे ना तो आप जमे हुए होंगे, मतलब दीज आर योर रूट्स। राइट। आपको डिसीजन लेने में मुश्किल नहीं होगी। आपको पता है ना, ना एक मैंने एक शख्स से मैं मिली एंड ही वाज लाइक वेरी पोलाइटली, 5 बजे के बाद कोई काम मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ये काम मतलब करके दो, एंड इट वाज अ प्रोफेशनल वर्क। तो उसने मुझे बहुत पोलाइटली बोला कि मैम इट्स 5 o'clock एंड 5 to 7 इज माई फैमिली टाइम, so I will not be attending any calls or any WhatsApp messages during this time. And he does not. 5 to 7 उसका फैमिली टाइम है, उसने ये अनाउंस कर दिया। जब उसने ये अनाउंस कर दिया तो मैंने नेक्स्ट टाइम उसको बॉदर नहीं किया, और जब नेक्स्ट टाइम उसको बॉदर नहीं किया, मैं खुद भी बॉदर नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले से पता था इस बंदे की ये वैल्यू है, और वो 5 से 7 जो मर्जी कर लो, सर फोड़ लो, वो नहीं अवेलेबल होगा। तो मैं क्यों सर फोड़ूं, मैं उससे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखूं ही क्यों जो मुझे पता है वो फुलफिल नहीं कर सकता या नहीं करेगा। तो इस ये कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट से मैं बच गई जब उसने ये चीज अनाउंस की। इसी तरह हम घर में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में और प्रोफेशनल प्लेसेस में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं जब आप अपनी वैल्यूज अनाउंस कर दें। और अनाउंसमेंट पता है मुंह से नहीं होती, अनाउंसमेंट आपके बिहेवियर से होती है। जब आप बिहेव करते हो वैसा, जब आप उस पे मुस्तकिल खुद अमल करते हो, तो आस पास के लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि ये क्या, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी शख्सियत का, क्योंकि वो वैल्यू आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। अब सफाई निफ्स ईमान, ये एक वैल्यू है। ये एक राइट। वैल्यू है। क्या ये आपके पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होती है कि सफाई नफ्स ईमान? क्या ये आपके कमरे से रिफ्लेक्ट होती है? क्या ये आपके ऑफिस प्लेस से रिफ्लेक्ट होती है? यू आर अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, क्या ये चीज आपके आसपास आपके बैग से, आपके वॉलेट से रिफ्लेक्ट होती है? तो ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज व्हाट मेक्स यू अ ह्यूमन एंड दिस इज व्हाट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर ह्यूमंस, राइट। राइट? बिकॉज आदमी को भी क्या कहते हैं, वो इतना जबरदस्त इकबाल का शेर है कि दुश्वार है मुश्किलों का आसान होना, दुश्वार है मुश्किलों का आसान होना, बस आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। हम सब आदमी तो हैं बाय डिफॉल्ट, हम सब आदम की औलाद हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं। बट हम आदम हैं, आदम, एडम, सोशल एनिमल। हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सोते हैं, हम हकते हैं, और हम बस बच्चे पैदा करते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। इट्स हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एनिमल लाइफ? So we are another social animal. But what makes us different? What makes us different from an animal or from unique from any other normal social being is the वेल। values, is our principles. सही गलत की तमीज, यही तो हमें चीज डिफर करती है, यूनिक बनाती है। तो आदमी को अगर इंसान बनना है तो वो भी आसान नहीं है, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और एंड इट्स नॉट एन इजी जॉब। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, इंसान का जो स्टेटस है वो आपको यूं ही तो नहीं मिल जाएगा ना। आप आदमी हो, वो स्टेटस आपको यूं ही मिल गया है, बट इंसान बनने के लिए यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स, यू हैव टू शो हाउ वैल्यू यू, हाउ these values actually make you valuable. यस। राइट। These values actually make you valuable. So now I give you 5 minutes. Just think about what are your values जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे और नहीं कर रही पिछले 2 सालों से। अभी ये तो आप शायद आप अवेयर नहीं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट, दिस इज माई वैल्यू।
अगर ईशा कोई बोले ईशा, ईशा का मतलब है कमिटमेंट। क्यों कमिटमेंट? क्योंकि अगर ईशा ने यस बोल दिया है किसी चीज के लिए तो फिर वो करके रहेगी। और ईशा ने अगर यस नहीं बोला है तो फिर कुछ नहीं पता, बट अगर उसने यस बोल दिया देन शी इज कम्प्लीटली इनटू दैट प्रोग्राम। शी इज गोइंग टू फुलफिल हर कमिटमेंट। एक्सेप्शंस अपार्ट, इमरजेंसीज एंड एक्सेप्शंस, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बट ये है कि इमरजेंसीज अपार्ट, इमरजेंसीज के अलावा आई ट्राई माई 110% टू fulfill my commitment. And it's not try, I do it. That's my value because I've been practicing it. It's part of my personality. तो ये है वैल्यू जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और इसी तरह जब आप लाइफ पार्टनर्स भी हम चूज कर रहे होते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा पहले अपनी वैल्यूज को तो जानो। जब तुम्हें अपनी वैल्यूज का ही नहीं पता तो फिर तुम दूसरे को क्या जज करोगे? जब तुम्हारी वैल्यू और दूसरे बंदे की वैल्यू कहीं ना कहीं सेम है तो जाके आपकी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन आप दोनों की वैल्यूज अगर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है और कोई एक वैल्यू भी मैच नहीं हो रही तो फिर थोड़ा मुश्किल है। तो वैल्यूज में क्या है कि आपने, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली मैं आम जो हमारे माशरे में होता है उसमें हम यही करते हैं, एक मुस्लिम मुस्लिम से ही शादी कर रहे होते हैं या क्रिश्चियन क्रिश्चियन से ही शादी कर रहा होता है या वट एवर। तो ये क्यों? क्योंकि कोई एक पॉइंट तो चाहिए जहाँ पे वो मैच करे, और वो एक पॉइंट, बुनियादी पॉइंट, वो यही कहते हैं कि भाई आप जिस खुदा को मान रहे हो वो भी उसी खुदा को माने। तो फिर वो उसी खुदा की जो वैल्यूज और उसी खुदा की जो डर और एक कि हाँ हम उस खुदा के मानने वाले हैं, तो हम उसके खातिर हम एक दूसरे को दरगुजर, उसकी खातिर एक दूसरे को लेट गो, एंड एक दूसरे की गलतियां माफ। तो ये फिर आसान हो जाती है गाड़ी जिंदगी की चलना। इट्स नॉट जो मूवीज में दिखाते हैं वो सब सिर्फ फैंटेसी होती है। इट्स नॉट नथिंग क्लोज टू द रियल लाइफ, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट टू एंटरटेन। So the values is very important. So I give you 5 minutes, Tareem. Just think about it and write down a couple of values, like three minimum, five maximum. It's up to you. And you can even make this list to be values. To be values. Values and to be values. The things you have been practicing till now and the things which you would like to make a part of your value in your future. Okay. I'm done. Okay. That's great. So let's move on to this doctrine of judicial president. So these principles should be the base. Principles do not change or become inoperative through the lapse of time. ये नहीं बदलते। सच बोलना, कमिट करना, टाइम पे, ये चीजें नहीं चेंज होती, प्रिंसिपल्स नहीं चेंज होते, फाउंडेशन नहीं चेंज होती।
Next, the doctrine of consistency following precedent is expressed in the maxim stare decisis. क्या कह रहे हैं? Doctrine of consistency यानी कि हर केस पे उस उन मतलब given facts and figures, given facts and evidences की बुनियाद पे जो आप फैसला सुना रहे हो वो consistently हर उस तरह के केस में सुनाओ. Follow the precedent. और इस following the precedent को हम express करते हैं in Latin maxim stare decisis, which means to stand by a decision. अपने decision पे खड़े रहना. In any later case to which a legal principle is relevant, the same principle should, subject to certain exceptions, be applied. बिल्कुल. अब होता ये है, देखो ये लाइफ है. ओके. अब लाइफ में आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. यस और नो? Yes. There's a head side and a tail side. If I ask you to give me a coin which only has a head side, it's not possible. It has to have a tail side. दो पर्सपेक्टिव्स हमेशा रहते हैं and they go hand in hand. अब ये हमारी हमारी बस इसको हम कहते हैं हमारी बसीरत की कमी है. हम our eyes lack the competency to look at both the sides at one time. हम लोग दो साइड्स को एक एट अ टाइम नहीं देख पाते. जब भी हम किसी से बात भी करते हैं हम उसकी एक पर्सपेक्टिव को देख रहे होते हैं, या हेड या टेल. दूसरे साइड को हम एक साथ नहीं देख पाते अनलेस यू हैव द बसारत, द विजन, एंड द विजन टेल्स यू दैट ओके हेड एंड टेल तो दोनों होता है, तो इसका हेड साइड तो नजर आ रहा है बट व्हाट इज द टेल साइड. एंड देन यू क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन यू ट्राई टू लुक एट द अदर साइड थ्रू योर विजन, थ्रू योर इंटेलिजेंस. राइट. सो ये चीज है कि यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि हर कानून का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता ही होता है. ठीक है, देर इज अ प्रिंसिपल एंड यू वांट टू फॉलो इट बट देर वुड बी टाइम्स कि जब आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा. देर वुड बी द इमरजेंसी टाइम्स, देर वुड बी द एक्सेप्शन टाइम्स, देर वुड बी द वॉर टाइम्स, देर वुड बी द times when you have no other option but to break the rule, to break your principle. ठीक है. Right. तो ये बट नॉट ऑल द टाइम्स, दिस वुड बी एक्सेप्शन एंड वंस इन अ ब्लू मून. ये ऐसा नहीं है कि ये हर दूसरे दिन हो रहा होगा बट ये वंस इन अ ब्लू मून कोई कोई ऐसा चीज आएगा. दैट्स द एक्सेप्शन. तो जब हम यहाँ पे लॉज वगैरह पढ़ेंगे इस कोर्स में भी तो वी वुड बी knowing the laws, getting to know what are the laws, and we would also be getting to know what are the exception to the laws. दोनों चीजें हम देख रहे होंगे कि कानून क्या है और फिर exception to the law क्या है. A precedent is a previous court decision which another court is bound to follow. अब अगर एक कोर्ट ने वो फैसला सुनाया है एंड वो हायर कोर्ट है तो जो दूसरा कोर्ट होगा एंड वो लोअर कोर्ट होगा he is bound to follow the same kind of a decision for that particular case by deciding subsequent case in the same way. ठीक है. Okay. आई होप यहाँ तक बात क्लियर है. आगे बढ़ रहे हैं. Judicial precedent is based on three elements: reports, rules, classification. Reports, there must be adequate and reliable reports of earlier decisions. यानी जो previous decisions लिए गए हैं उसकी obviously proper documentation, reports वो सब मौजूद हो तभी हम उसको follow करते हुए next subsequent cases को वो कर पाएंगे ना solve. Rules for extracting a legal principle from a previous set of facts and applying it to the current facts. अब करना क्या है, जो पिछला केस हुआ और वो पिछले केस पे जो फैसला हुआ उसके पीछे प्रिंसिपल क्या था वो फाइंड आउट करने की जरूरत है. मतलब एक एक्शन लिया गया, उस एक्शन के पीछे प्रिंसिपल क्या था, उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है. एग्जैक्टली उस केस के हर एक्शन को फॉलो नहीं करना या उस जज के हर एक्शन को फॉलो नहीं करना. उस जज ने जिस प्रिंसिपल की बेस पे फैसला सुनाया है उस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए सब्सिक्वेंट केस को सॉल्व करना है. लाइक अभी मैंने बताया आपको कि टाइम, ठीक है, शिरीन आपा और कासिम अली शाह ये टाइम के बहुत हुआ है तो ये उनका प्रिंसिपल है. तो मैंने देखा वो बच्चों को घर से छोड़ के चले. अब सुपरफिशियली अगर कोई थर्ड पर्सन देख रहा होगा बोलेगा अच्छा इन्होंने बच्चों से वादा किया कि घुमाने लेकर जाएंगे और ये छोड़ के चले गए बच्चों को, ऐसे कैसे, कैसे बाप है. ठीक है, बजाहिर जो थर्ड पर्सन है वो तो एक दफा यही बोलेगा कि ये क्या हुआ. या घर में भी अगर कोई चाचा मामा कोई आया हुआ है तो वो बोलेगा ये क्या हुआ, कासिम ने बोला था ले जाएगा बच्चों को और वो छोड़ के चला गया.
बच्चे बेचारे तैयार होके बैठे हुए हैं, उनका तो दिल टूट गया, ये कोई तरीका है? तो क्या हुआ, 5 मिनट देर हो गई तो रुक जाता। समझ रहे हैं आप? तो ये इस Right. तरह के आपको फिर क्रिटिसिज्म मिलेंगे। बट व्हेन यू नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, यू वोंट फील गिल्टी अबाउट इट. You would be very clear in your mind that I have already announced. Secondly, my children must also, I want my children to follow this kind of principle. This is for their learning. And today they have missed it. Today they felt hurt, but the next time they would be ready then on time. Right? It's good for them. So you are very clear on this and you will not feel guilty at all. So that's why principals help you to take decisions, and they will not, let you go into any kind of guilt, because you know what, from where you're coming from. Okay. तो यहाँ पे भी अगेन वो लीगल प्रिंसिपल के जज ने आखिर ऐसा फैसला क्यों सुनाया, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, और उस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए फिर अगला केस भी आपको सॉल्व करना। नाउ क्लासिफिकेशन, precedents must be classified into those that are binding and those which are merely persuasive. Now precedents are categorized into two categories. The first one is binding and the second one is persuasive. Now, there are certain cases or certain principles which are basically binding. Binding मतलब कि उस प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है और वो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल की बेस पे है, तो वो, और ये बाइंडिंग केस है या बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, तो जो आने वाले कोर्ट्स हैं वो इसको ना क्वेश्चन कर सकते हैं, ना वो इसके ऊपर कोई उंगली उठा सकते हैं, प्लस उनको ये एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा. दे हैव नो अदर ऑप्शन. Okay. Whereas persuasive is where they have an option whether to follow or not to follow. Okay. इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही प्रेसिडेंट एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा. देयर इज अ, यू नो allowance. You can, if you feel that this is not fitting the case you are right now witnessing, then you can leave this. You may not follow it. It's okay. Okay. Next, law reports. Law reports bound as annual volumes. Law reports में आपके पास केस का टाइटल होगा, केस कौन सी सिटी का था, केस का सब्जेक्ट मैटर क्या था, क्लेमेंट कौन था, अपेलेंट कौन था, रिस्पोंडेंट कौन था, वकील कौन था, एंड देन कोई पुराना नाम है, पुराना केस है कोई इसकी तरह का, पूरी लॉ रिपोर्ट में पूरी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी ना, कि ये केस था, इस डेट पे आया था, क्या हुआ था, मसला क्या था, फैक्ट्स क्या थे, सॉलिसिटर्स कौन थे, बैरिस्टर कौन था, रिपोर्टिंग क्या थी, क्या जजमेंट पास हुआ, एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल्स. So that is the full law report. It is only decisions of the higher courts in important cases which are included in the general law reports. हाई कोर्ट के जो फैसले हैं ना, वो बेसिकली रिपोर्ट्स में डाले जाते हैं अगर वो केसेस इंपॉर्टेंट हैं तो. अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर वो नहीं डाले जाएंगे. Okay. All right, I would like you to read this exam focus point. Loud. Yes. Students are often perplexed as to how much they are expected to memorize of cases referred to in textbook. By far, the most important aspect of case for your examination purpose is what it was about. That is the point of law which it illustrates or establishes. This is the knowledge that you must apply when answering exam question. Knowing the fact of some cases is helpful, not least because exam question may well include scenarios in which the facts are based on a well-known case. ऑल राइट, अब क्या होगा आने वाले चैप्टर्स में, हमें बहुत सारे केसेस आएंगे सामने, केस स्टडीज आएंगी, क्योंकि जाहिर है लॉ का पेपर है, हमें लॉ को समझना है कि कानून क्या है, और कॉर्पोरेट से रिलेटेड है ज्यादातर, तो कानून क्या है, तो कानून के मुताबिक फैसला आएगा, और इस कानून के पीछे प्रिंसिपल क्या है, तो वो केस स्टडीज के थ्रू समझाया गया है कि एक केस आया था और ये ऐसा हुआ और वैसा हुआ और ये इसके पीछे का कानून था, ये प्रिंसिपल था, ये फैसला. ठीक. तो अब स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि क्या हमें F4 क्लियर करने के लिए ये सारी केसेस के फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है साल भी गिवन होते हैं, नाम भी गिवन होते हैं कंपनीज के, और देयर आर सो मेनी डिटेल्स.
तो यहाँ पे यही बात क्लियर की जा रही है दैट नो, देर इज नो नीड टू लर्न और मेमोराइज द केसेस बाय हार्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इस साल पूछे जाएंगे, ना केस का ईयर पूछा जाएगा, ना केस का नाम कुछ खास पूछा जाएगा। सिर्फ पूछा क्या जाएगा कि उसके पीछे का लॉ क्या है, या उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या था, ये पूछा जाएगा। तो वो सम प्रिंसिपल और लॉ समझने के लिए हम केस स्टडी को गो थ्रू करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होंगे या इंपॉर्टेंट नेम्स होंगे वो मैं आपको खुद बता दूंगी दैट तहरीन दिस इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब केस का नाम भी आपको पता होना चाहिए और इसकी केस की कहानी भी पता होनी चाहिए। तो वो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे वो हम स्किप भी करते जाएंगे। वो आप अपने सिर्फ रीडिंग और यू नो क्यूरियोसिटी या वो, क्योंकि इंटरेस्टिंग होते हैं ना केसेस भी, उसके लिए आप रेफर कर सकते हो। अदर देन दैट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। जी। Next, the doctrine of judicial precedent is designed to provide consistency in the law. Four things must be considered when examining a precedent before it can be applied to a case. अब जाहिर है जब आप केस लॉ की किताब खोल रहे हो उसमें तो पुराने से पुराना केस है और नए से नया केस है। तो आपको चार चीजें देखनी है बिफोर यू एक्चुअली आर रेफरिंग टू दैट केस एंड आर गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल फ्रॉम दैट केस इन योर केस। ठीक है। तो वो चार चीजें क्या आप देखोगे? नंबर वन, पढ़िए, अ डिसीजन। A decision must be based on proposition of law before it can be considered as a precedent. It may not be a decision on a question of fact. अच्छा, फुल स्टॉप। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हम समझ रहे हैं? अ डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन अ प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, यानी कोई कानून के ऊपर वो डिसीजन लिया गया हो तभी आप उसको प्रेसिडेंट कहोगे। अगर जिस चीज के ऊपर वो डिसीजन लिया गया है उसके पीछे कोई कानून नहीं है, या अगर वो कानून है भी वो आपकी कंट्री में इस वक्त एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर आप उस प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, इट मस्ट। It must form part of the ratio decidendi of the case. नाउ व्हाट इज दिस रेशियो डिसिडेंडी? दिस इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड, एंड इसको अगर इसका मीनिंग याद रखना है तो रेशियो, रेशियो प्रोपोर्शन, रैशनेल। What is the rationale behind the decision? Decidendi means decision. Yes. What is the rationale behind the decision? The reason, the logic, the principle. Basically, they want to know what is the principle behind this decision. What principle has been followed? Next, Okay. the material. The material facts of each case must be the same or comparable. जाहिर है आज के दिन का जो केस है क्या उसके फैक्ट्स वैसे ही हैं, सिमिलर हैं जो उस केस से जो केस लॉ में गिवन है? If yes, then you can follow it. If not, then you cannot follow it. Next. The preceding court must have a superior or in some cases equal status to the later court such that its decisions are binding on the later court. ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो पुराना कोर्ट है, प्रीसीडिंग कोर्ट है, वो सुपीरियर होना चाहिए। Right. यानी जो कोर्ट, अल्लाह भला करे आपका, जिसका केस आप रेफर कर रहे हो वो केस कौन से कोर्ट में फाइट किया गया था, लड़ा गया था, अगर तो वो सुपीरियर है और उसके फैक्ट्स भी सिमिलर हैं और उसका रैशनल भी क्लियर है, तो फिर तो आपके ऊपर वो बाइंडिंग हो जाता है एक तरह से। लेकिन Right. अगर वो आपसे जूनियर कोर्ट है तो फिर वो आपका, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, फिर पर्सुएसिव है, आपकी मर्जी है। Right. Okay. तो ये चार अहम पॉइंट्स हैं, एंड दिस यू मस्ट रिमेम्बर। दीज आर द कंडीशंस ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू फॉलो द प्रेसिडेंट। नाउ रेशियो Okay. डिसिडेंडी, प्लीज रीड। Statements made by the judges can be classified as ratio decidendi or obiter dicta. All right, so we have understood ratio decidendi. Now there is another statement which is given by judges and it is known as obiter dicta. Obiter dicta again in Latin, it means by the way statement. यानी जाहिर है जब आप एक when you're a human at the end of the day. एंड व्हेन यूर अ Mm. ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, आप इवन प्रोफेशनल वर्क में देखोगे कि बाज़ औक़ात डॉक्टर्स भी आपस में कभी मजाक, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जजेस भी कभी कभार अपने केस के दौरान ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक, ह्यूमर आ जाता है कहीं ना कहीं से। तो जब वो ह्यूमर आ जाते हैं तो कुछ जुमले जजेस बाय द वे बोल देते हैं, ना वो किसी लॉ का हिस्सा है ना वो कोई प्रिंसिपल है। वो ऐसे ही बाय द वे बात कर दी कि अरे हमें मिठाई कब खिलाओगे? अरे तुम्हारी शादी थी, तुमने हमें नहीं बुलाया। ठीक है।
इस तरह कुछ करके एक बाय द वे स्टेटमेंट, तो जाहिर है वो रिकॉर्ड तो हुआ है, और वो रिकॉर्ड अगर केस लॉ में भी हुआ है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट कि कहीं ये बाय द वे स्टेटमेंट तो नहीं था, या ये रेशियो डिसिडेंडी था, क्या था वो। तो बाय द वे स्टेटमेंट को तो आपको इग्नोर ही करना है, उससे तो बिल्कुल आपने कुछ लेना ही नहीं है ना। ओके। नेक्स्ट, हाँ, पढ़ूँ आगे। ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओबिटर डिक्टा, पढ़े। There are two types of obiter dicta, which means something said by the way. A judge's statement of legal principle that do not form the basis of the decision. A judge's statement that are not based on material facts but on hypothetical facts. ठीक है, ये दो तरीके के ऑबिटर डिक्टा हो सकते हैं, जहाँ पे उसने एक लीगल प्रिंसिपल स्टेट किया है, बट उसको उस केस में इस्तेमाल नहीं किया, बाय द वे रेफरेंस के लिए यूज किया होगा। एंड बाकी ये है कि मटेरियल फैक्ट्स वो नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल फैक्ट उसने इस तरह बोला कि अगर ऐसा हुआ होता तो बाय द वे तो कुछ भी इंसान बोल सकते हैं ना, तो ये बाय द वे Yes. वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट, okay. Obiter dicta are words in a judgment which are said by the way. They do not form part of the ratio decidendi and are not binding on future cases but merely persuasive. ठीक है, बाइंडिंग नहीं होते। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पे कोर्ट को बाय स्टेटस कोर्ट किया गया है कि नंबर वन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, इसका सबसे कम स्टेटस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इससे ऊपर काउंटी कोर्ट, फिर इससे ऊपर क्राउन कोर्ट, फिर इससे ऊपर हाई कोर्ट। अच्छा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट विल बी बाउंड बाय ऑल दी अदर कोर्ट्स ऑब्वियसली, बिकॉज ये सबसे छोटा कोर्ट है, तो सारे तमाम कोर्ट्स इसके ऊपर, मतलब इसके लिए तो सारे केसेस ही एक तरह से बाइंडिंग हो जाएंगे, ठीक है। Right. डिसीजंस बाइंडिंग ऑन नो वन नॉट इवन इटसेल्फ। अच्छा, नेक्स्ट, काउंटी कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्राउन कोर्ट, इन सब लोगों से बाउंड है। हाई कोर्ट, क्वींस बेंच, चांसरी, फैमिली जज सिटिंग अलोन, एंड दैट्स ऑल। ये बस एक, you can skim through it. Court of appeal exception. अच्छा, कोर्ट ऑफ अपील का ये क्या एक्सेप्शन है? इन यंग वर्सेस ब्रिस्टल एरोप्लेन, ऑलराइट, व्हेनेवर देयर इज अ केस नेम, okay, whenever there is a case name, it is represented in this way: young versus bristol, वी बीच में आएगा, जिसका मतलब है यंग एक पार्टी था, ब्रिस्टल दूसरा पार्टी था। जो यंग है वो क्लेमेंट है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है मैंने, इज अ क्लेमेंट, इसने केस फाइल किया है। ब्रिस्टल जो है इसके ऊपर केस हुआ है, ये डिफेंडेंट है, इसको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। तो यंग वर्सेस ब्रिस्टल एरोप्लेन कंपनी 1944 का ये केस है। It was decided that the civil decision of the Court of Appeal is usually bound by its own decisions and those of what was the House of Lords, and which is now the Supreme Court, unless two of its previous decisions conflict. When it must decide which to follow, the previous decision conflicts with subsequent Supreme Court decision, and the previous decision was made with a lack of care in relation to either a relevant precedent or statute. Per incurium, क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है कि जब ये केस, ये सिविल, जाहिर है सिविल केस था, सिविल डिवीजन कोर्ट ऑफ अपील में डिसाइड हुआ, तो दे वर नॉट इवन बाउंड बाय देयर ओन डिसीजंस एंड दोज ऑफ व्हाट वाज द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड के भी डिसीजन से ये बाउंड नहीं थे, विच इज नाउ द सुप्रीम कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता था। अनलेस, अनलेस यानी सिर्फ इन तीन शर्तों पे, इन तीन कंडीशंस पर, ये एक्सेप्शंस हैं, ये क्या है? एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शन पर आपका ये जो केस है सिविल कोर्ट का, कोर्ट ऑफ अपील में, ये बाइंडिंग होगा। और वो तीन एक्सेप्शंस या तीन कंडीशंस क्या हैं, पढ़िए। Two of his previous decision conflict when it must decide which to follow. राइट, प्रीवियस डिसीजंस उसके खुद के दो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, तो अब उसको नहीं पता कि क्या करे, तो अब उसको जाहिर है फिर किसी ना किसी का तो केस रेफर करके उसको फॉलो करना पड़ेगा, बाइंडिंग होगा। और किसका बाइंडिंग होगा? सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट, The previous decision conflict with the subsequent Supreme Court decision. अब ये क्लैश हो रहा है एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट विल बी द वन विच विल प्रिवेल, इनका डिसीजन प्रिवेल करेगा। थर्ड,
The previous decision was made with a lack of care in relation to either a relevant precedent or statute. अब लैक ऑफ केयर, जज पार्टी करके आया था, नशे में था, उसने केस जो है सही से नहीं सुनवाई की, या फिर उसने सही से फॉलो नहीं किया, केयरलेसनेस की, तो ये फिर रेलेवेंट प्रेसिडेंट स्टेट्यूट, या इसको हम कहते हैं पर इंक्योरियम। क्या कहते हैं? पर इंक्योरियम। तो देन ही हैज टू रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट्स, प्रेसिडेंट। ठीक है, इट इज आई गेस इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का इसमें ये एक्सेप्शन है ना कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं फॉलो करेगी अगर ये प्रॉब्लम्स होंगी, ये जो तीन मेंशन है, राइट? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अबाइड नहीं होगा, प्रेसिडेंट फॉलो नहीं होगा, अनलेस एनी दीज थ्री कंडीशंस आर कमिंग इनटू प्लेस। ओके। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सेप्शन, कोर्ट ऑफ अपील एक्सेप्शन। ओके। नेक्स्ट, परसुएसिव प्रेसिडेंट्स, पढ़िए। Apart from binding, a precedent's reported conclusion of any court may be treated as persuasive precedent. Persuasive precedent may be, but need to be followed in later cases. नीड नॉट बी। Need not be. A ठीक है, court of higher status is not only free to disregard the verdict of a court of lower status, it may also deprive it of authority and expressively overrule it. Remember that this does not reverse a previous decision. Overruling a judgment does not affect its outcome. ठीक, ओवर रूल कर देना क्या मतलब? नलिफाई कर देना, रिजेक्ट। पिछला डिसीजन ना लेना। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट। अगर कोई प्रेसिडेंट बाइंडिंग है, तो अब आप उसको अवॉइड किन कंडीशंस पे कर सकते हो? Even if a precedent appears to be binding, there are a number of grounds on which a court may decline to follow it. Number one, it may be able to distinguish the facts कि मेरे केस के facts different हैं, इसलिए हम नहीं follow करेंगे. It may declare ratio decidendi obscure, कि इस फैसले के पीछे जो rationale था वो clear नहीं है, vague है, वो सही नहीं है. It may declare the previous decision made per incurium, कि यानी जो प्रीवियस डिसीजन था वो पर इंक्योरियम, यानी जज नशे में था, जज ने सही डिसीजन पास नहीं किया. इट में डिक्लेयर इट टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कि आज के दिन हमारे कंट्री का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये जो पुराना केस है इसमें ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं इनका डिसीजन, तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते. नेक्स्ट, इट में डिक्लेयर एन अर्लियर प्रेसिडेंट टू बी टू वाइड, ये जो पुराना केस था ना ये बहुत ज्यादा वास्ट था, बेग था, क्योंकि जाहिर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ा केस था, तो हम इसको आज के दिन पे एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को, बाइंडिंग प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है? अवॉइड या इग्नोर. Okay. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट. अगर हम किसी प्रेसिडेंट को फॉलो कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि सर्टेनिटी, क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डिटेल, प्रैक्टिकलिटी. फायदे Yes. तो है ना कि जब आप प्रीवियस डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं तो प्रीवियस डिसीजंस आपके कोर्ट सिस्टम को, निजाम को एक स्टैंडर्ड देते हैं, कंसिस्टेंसी देते हैं, कि वो एक ही स्टैंडर्ड पे वो मतलब वो लग फील होगा ना आपको कि हाँ एक ही स्टैंडर्ड. अब आप कहीं भी जाते हो, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तो आपको लगता है ना हाँ स्टैंडर्ड है इस कंपनी का, हर दफा इनकी क्वालिटी अच्छी होती है. किसी के पास सर्विस लेने जाते हो तो हर दफा अच्छी सर्विस मिल रही है, हाँ उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, तो एक स्टैंडर्ड फील होता है. इसी तरह स्पोर्ट्स वगैरह भी तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो Yes. उनके भी प्रोसीजर्स वगैरह वो जब फॉलो करेंगे और डिसीजंस भी उसी बेस पे, उसी प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए फॉलो करेंगे, तो फिर लगेगा हाँ भाई कोर्ट कोई इंसाफ का सिस्टम, निजाम फॉलो कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि जब उसका जो मन वो कर ले, ऐसा नहीं होता. तो ये Right. एक चीज है, तो जिसमें फायदा है कि लॉ इज डिसाइडेड फेयरली, predictably. Following and reasoning the ratio decidendi should lead to statements of general legal principles. System is able to change with changing circumstances.
Precedent states how the law applies to facts and should be flexible enough to allow for details to be different. Case law is based on experience of actual cases brought before the court. This is an advantage over legislation which can be found wanting when tested. तो practicality, obviously practicality भी अगर जैसे अभी recently कोई ऐसा केस आया जैसे कोविड, ठीक है, कोविड आया। अब कोविड में क्या फैसला करें, स्कूल्स बंद करें नहीं करें, कितने महीनों तक बंद करें, इससे तो पूरा इकोनॉमिक निजाम डिस्टर्ब हो रहा है, क्या किया जाए। तो पुराने जमाने में हिस्ट्री को रेफर किया गया और पता चला कि 1900 में भी एक ऐसा ब्लैक फ्लू के नाम से या एक पेंडेमिक आया था। उस जमाने में क्या किया गया था, उस वक्त क्या एक्शंस लिए गए थे, तो रेफर किया गया ना कि हुआ Yes. पहले क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, प्रैक्टिकलिटी और ये सब भी उस पे, ताकि आप केसेस रेफर करने से काफी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, जाहिर है जजेस में समटाइम्स बी फोर्स टू मेक इलॉजिकल डिस्टिंक्शंस टू अवॉइड एन अनफेयर रिजल्ट। Sometimes judgments may appear to be inconsistent with each other or legal principles. The system can limit judges' discretion. The detail produces a vast body of reports to take into account. भैया बहुत reports है भाई, कितना पढ़ेगा इंसान, इतनी पुरानी पुरानी केसेस और इतने सारे केसेस और इतने बड़े बड़े रिपोर्ट्स, इतनी बहुत टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। Unfair precedents may be created that allow wrongdoing to be perpetrated. Unfair precedents भी हो सकते हैं, पुरानी केसेस गलत हो, आज के जमाने में एप्लीकेबल ना हो। तो ये सब बहुत सारी, देखो वही वाली बात है ना, हर चीज देयर इज अ प्लस एंड अ माइनस। Yes. Humans are also a combination of positive and negative. We are a package. We come together. Life is a coin. There is head and tail. There is a pro and a con to every situation. You cannot say that one thing has only pros and the other thing has only cons. No, there is pro and con to every situation. Then therefore there is a law and an exception to every situation. सो हम ये Yes. कभी भी, इसलिए जब भी आप एसीसीए पढ़ोगे ना, आपको एक रिक्वायरमेंट दी जाती है, एनालाइज द सिचुएशन। तो एनालाइज का मतलब ही यही है कि उसके प्लस भी बताओ माइनस भी बताओ, और फिर कंक्लूड करो कि तुम क्या फैसला लोगे। कमेंट करो तुम्हें क्या करना चाहिए, या कमेंट करो कि कंपनी को क्या करना चाहिए, मगर एनालाइज करने के बाद, और एनालाइज में आप प्लस भी बताओगे, मेंशन करोगे फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड माइनस भी बताओगे उसके भी फैक्ट्स एंड फिगर्स, और फिर बताओगे कि फैसला कहाँ लेना चाहिए, क्या ज्यादा प्रो की तरफ या ज्यादा कॉन की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट। wherever the word legislation comes, you should know it means legal, it means government is involved। एंड आज के जमाने में लॉज कहाँ बन रहे हैं, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जो लॉज बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्ट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एक्ट्स। सो पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट सॉवरेनिटी गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, पार्लियामेंट में रिपील अर्लियर स्टैट्यूट्स, ओवर रूल और मॉडिफाई केस लॉ, मेक न्यू लॉ। पार्लियामेंट के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो पुराने लॉज को रिपील कर दे, रिजेक्ट कर दे, ओवर रूल कर दे, किसी केस लॉ को मॉडिफाई कर दे, या फिर नया कानून लेकर आ जाए, इतनी पावर होती है। ठीक है, नो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट सो एज टू प्रिवेंट अ फ्यूचर पार्लियामेंट चेंजिंग द लॉ। कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि आने वाली पार्लियामेंट, जो चाहे पार्लियामेंट हर 5 साल में चेंज हो जाती है, तो आने वाले लोगों को वो कोई प्रिवेंट कर सके नया लॉ बनाने के लिए, ये काम नहीं हो सकता। जजेस हैव टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट लॉ। जजेस का काम है कि वो स्टेट ने जो भी लॉज बनाए हैं उसकी इंटरप्रिटेशन या उसके मीनिंग उसको अटैच करें। And the validity of an act of parliament cannot be questioned। आप लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। However, judges may declare an act to be incompatible with the European Convention on Human Rights। बट यूरोपियन यूनियन कन्वेंशन के पास, उनके जजेस के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिक्लेयर एटलीस्ट कर सकते हैं कि ये एक्ट कंपैटिबल नहीं है हमारे यूरोपियन यूनियन के लॉज के साथ। क्योंकि हम यूके का लॉ पढ़ रहे हैं इसलिए यूरोप का जिक्र काफी जगहों पे आ रहा होगा। ठीक है, next, types of legislation: public acts, private acts, enabling legislation that empowers a specific individual or body to produce the detailed required by a parent. Public act, private act, public act for general public, private act for groups or organizations. Next, parliamentary procedure क्या है भाई, stage 1 first reading,
स्टेज 2 सेकंड रीडिंग, स्टेज 3 कमिटी स्टेज, स्टेज 4 रिपोर्ट स्टेज, स्टेज 5 थर्ड रीडिंग। जरा फटाफट पढ़ डालिए फर्स्ट रीडिंग में क्या हो रहा है। First reading, publication and introduction into the agenda, no debate. Second reading, debate on the general merits of the bill, no amendments are at the stage. Committee stage, the bill is examined by a standing committee of about 20 members representing the main parties and including some member at least who specialize in the relevant subject. If the bill is very important, all or part of the committee stage may be taken by the House as a whole sitting as a committee. Report stage, the bill as amended in committee is reported to the full House for approval. Third reading, this is the final approval stage. ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ याद करना है, इसमें कुछ है नहीं समझाने का। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपने खुद से देख लेना है थोड़ा सा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? Delegated legislation basically a power which is delegated. Delegated means to given to subordinates or to subordinate bodies or to other organizations। यानी कि पूरी पावर पार्लियामेंट इस्लाम फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के पास है। ठीक है ना, इस्लामाबाद इज गोइंग टू, ये हमारी क्या हो गई, एक होती है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक क्या होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेलीगेट सम ऑफ द पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि भाई आप लोग अपने अपने स्टेट्स के मामलात, इन मामलात में खुद से हल करो। फिर स्टेट किसको देगा? स्टेट प्रोविंशियल अपने लोकल बॉडीज को देगा कि भाई अब कराची इतना बड़ा शहर है तो उसको डिविजन्स कर दिए गए हैं इसके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और हर डिवीजन के अपनी बॉडीज हैं जो अपने अपने डिवीजन का ख्याल रखते हैं। तो ये क्या हो रहा है? डेलीगेशन हो रही है, आगे से आगे अथॉरिटी पास ऑन हो रही है ताकि सब अपने अपने एरियाज को अच्छे से देख लें। अब सारी चीजों की डेलीगेशन नहीं हो जाती, कुछ पावर्स और अथॉरिटी सेंट्रल अपने पास ही रखता है जैसे फाइनेंस बजट वगैरह। तो लेकिन काफी सारी चीजें जो रोजमर्रा के मामला, तो वो सब अथॉरिटी आके फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑब्वियसली जिसने अथॉरिटी दी है वो थोड़ा सा सुपरवाइज तो करेगा ना कि ये कहीं मिसयूज तो नहीं हो रही, कहीं ह्यूमन राइट्स तो इससे वो नहीं हो रहे वायलेट। तो ये सारी चीजें कुछ वो नजर रखेगा एंड दैट्स ऑल। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, सेव्स टाइम, टेक्निकल इशू विदाउट रेफरिंग क्विकली, ये सब देख लीजिएगा। नथिंग मच टेक्निकल इन दिस। ओके, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन? कि अब जब पार्लियामेंट ने एक्ट्स बना लिए हैं ना, तो जाहिर है उन एक्ट्स को इंटरप्रेट तो करना है ना कि उसका मतलब क्या है। क्योंकि लॉ जब हम अगर मैं आपको बताऊं, लॉ जब जो जमाने की हम बात कर रहे हैं, जब से लॉ बनना शुरू हुआ, राजा महाराजा एंड देन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उस जमाने में आपको पता है इंग्लिश भी थोड़ी सी वियर्ड होती थी। आपने कभी शेक्सपियरियन इंग्लिश पढ़ी है? Yes, buddy. तो दैट्स कॉल्ड द ओल्ड इंग्लिश। Yes. दाओ दाई, दाओ आर दिस, तो मतलब कुछ वर्ड्स उनके डिफरेंट होते थे। और आज के जमाने में जो इंग्लिश यूज हो रही है वो काफी इवॉल्व हो चुकी है, काफी डिफरेंट है वो आज के जमाने से। तो इट इज Yes. ऑल्सो हाईली पॉसिबल कि जब आप केस लॉ को रेफर कर रहे हो और आप पुराने पुराने केसेस देख रहे हो तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी ओल्ड इंग्लिश यूज हुई हुई हो और आपको नहीं समझ आ रहा हो कि उसका क्या मतलब है। तो फिर आपको इंटरप्रिटेशन तो करनी है ना, और फिर आप इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? इंटरप्रिटेशन इज अ थिंग विच इज सो सब्जेक्टिव इन नेचर। यानी कि अगर मैं तहरीन तुमको बोलूँ कि जरा इंटरप्रेट करो, ओके देयर इज अ साइन, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। I'll just start my video for a while. I'll show you something. Do you know this sign? What does this mean? This. Okay. Okay, very good, fantastic. Am I right? Yes. Mm. बट इसको, ये साइन, ये इंडो पाक में इसका मतलब है फैंटास्टिक, वेरी गुड। बट इसी Yeah. साइन को आप जापान में ले जाओ, इट मीन्स यू आर अ लूजर, जीरो, बैड, Okay. डिफेक्टेड। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गई ना इस साइन की। आपने क्या इंटरप्रिटेशन की? अपने कल्चर, अपने कंडीशनिंग के हिसाब से। और जापान के किसी बच्चे को ये दिखाएंगे तो वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा। यस और नो? तो इंटरप्रिटेशन Yes. इज वेरी सब्जेक्टिव फॉर द सेम थिंग। सो देयरफॉर कुछ तो कानून बनाने थे कि भाई जो लॉज, ताकि जजेस आके, लॉयर्स आके रेफर करेंगे तो उसके
जो कानून हो वो कोई तो इंटरप्रिटेशन का फ्रेमवर्क हो, कोई तो इंटरप्रिटेशन के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस हो कि वो गलत इंटरप्रेट ना हो जाए। यस और नो? Yep. Mm. So for that we have number one literal rule, number two golden rule, number three mischief rule। ठीक है, और ये क्या है इसको हम अभी पढ़ते हैं। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की अभी जो हमने डिस्कस किया कि क्यों इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, एम्बिगुइटी ना हो जाए। एम्बिगुइटी मतलब देयर इज अ कंफ्यूजन कि इसका मतलब ये है या ये है, डुअल मीनिंग, Mm. अनसर्टेनिटी, अनफोर्सेबल डेवलपमेंट्स। ड्राफ्ट में भी यूज अ ब्रॉड टर्म, जैसे कि व्हीकल। अब व्हीकल में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जहाज भी आता है, ट्रेन भी आता है, शिप भी आता है, गाड़ी भी आती है, और लॉरी भी आती है, और बाइक्स भी आती है। तो क्या मतलब व्हीकल का? तो अगर कोई ऐसा जनरल वर्ड यूज हुआ है तो जाहिर है फिर हमें इसको इंटरप्रेट तो करना होगा ना कि इसका मतलब क्या है, राइट? Yes. तो ये कुछ चीजें जो हमने डिस्कशन में ले आए हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ असिस्टेंस, हम असिस्टेंस कहाँ से लेंगे स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेट लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए? नंबर वन रूल से, नंबर टू प्रिजम्पशंस, नंबर थ्री अदर एड्स। रूल्स यानी ये रूल्स जो अभी हम सीखेंगे, कौन से रूल? लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिस्चिफ रूल। Mm. प्रिजम्पशंस, कुछ प्रिजम्पशंस हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जिसमें हम चल रहे होते हैं। अदर एड्स इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई और मैगजीन या कोई और चीज, उस वक्त का कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर, इट कुड बी एनीथिंग। सो रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से रूल्स आ रहे हैं? नंबर वन लिटरल रूल, पढ़िए। द लिटरल रूल मीन्स द वर्ड्स इन द एक्ट should be given their literal and grammatical meaning rather than what the judge thinks they mean। बात समझ आ रही है? यानी अगर Yes. मैंने कहा सिट डाउन, तो सिट डाउन का मतलब सिट डाउन। मैं Mm. ये नहीं सोचूंगी, मैं उस पे ये इंटरप्रिटेशन नहीं लगाऊंगी कि उसने मुझे सिट डाउन करने को बोला, उसने मुझे बोला कि मैं जमीन पर बैठ जाऊं। जमीन नहीं बोली उसने, सिर्फ बोला बैठ जाओ, तो सिर्फ बैठ Okay. जाओ। उसको इतना ज्यादा इंटरप्रिटेशन क्यों डाल रहे हो उसके ऊपर, इतना ज्यादा अपने क्यों यू नो assumptions क्यों डाल रहे हो? The literal rule means just follow the literal and grammatical meaning of that word, that's all। It is extended by the golden rule, which states that words should be given their plain, ordinary, literal meaning, unless this would give rise to manifest absurdity or inconsistency with the rest of the statute। अब बाज औकात गोल्डन रूल क्या कह रहा है? गोल्डन रूल भी यही कह रहा है कि भाई तुम लिटरल रूल ही फॉलो करो, कोई मसला नहीं, जो लिटरली बोला गया है वही फॉलो करो, अनलेस कि वो स्टूपिड लग रहा हो। अब जैसे कि हम बहुत सारे मुहावरतन चीजें बोल रहे होते हैं ना, कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो क्या वाकई में आंगन टेढ़ा? अगर इसको लिटरल मीनिंग से हम समझेंगे तो लिटरल मीनिंग से तो ये बड़ा स्टूपिड लगेगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, भाई ये क्या बात हुई? Yes. लेकिन ये एक मुहावरा है, और हमें पता है क्योंकि हम इस कल्चर से बिलोंग करते हैं कि हमें पता है कि मुहावरे हैं, हमें इसके लिटरल मीनिंग नहीं लेने, हमें इसके गोल्डन रूल पे जाने, इसको वो Yes. समझना है जो ये एक्चुअली कहना चाह रहे हैं। Right. बात समझ आई? तो ऐसे Mm. बहुत सारी बातें होती हैं जो हम अभी लॉज में जब पढ़ेंगे भी तो चीजें क्लियर होंगी कि लिटरल रूल और गोल्डन रूल किस तरह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज द मिस्चिफ रूल। मिस्चिफ रूल कह रहे हैं कि भाई वो कानून को वो समझो कि वो ये कानून आखिर किस किस मिस्चिफ को रोकने के लिए बनाया गया है। ये कानून अगर बनाया गया है, जैसे कि कोविड आया तो कोविड में कानून आ गया कि भाई 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, कोई किसी को टच नहीं करेगा, सब मास्क पहन के घूमेंगे। एक नॉर्मल हालात में तो ये चीजें बहुत अजीब लग रही है ना सुनने में कि ये कैसा कानून है। या कोई अगर 1000 साल बाद हमारा ये पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा कि 2019 में कोविड आया था, और मतलब उसको नहीं पता कि कोविड क्या था, उसने सब देखा, सिर्फ लॉ पढ़ा, लॉ में था कि भाई 3 फीट की दूरी, स्कूल बंद, मास्क एंड हाइजीन एंड स्प्रेज एंड ये सैनिटाइजर। तो वो बोलेगा ये कैसा कानून है भाई, ये कैसा अजीब सा कानून है, ये क्यों हुआ 2019 में, ऐसा क्यों हुआ? फिर जब वो पढ़ेगा कि अच्छा वो कौन सी वजह थी, मिस्चिफ क्या था उसके पीछे जिसको रोकने के लिए ये सब हुआ, तो वो मिस्चिफ की जब पता लगाएगा तो उसको पता चलेगा अच्छा एक जरासीम आ गया था, उससे बचने के लिए ये सब हो रहा था। तो मिस्चिफ रूल को जब पढ़ेंगे तो चीजें, द लॉ विल मेक सेंस। नेक्स्ट इज द पर्पसिव अप्रोच। पर्पसिव अप्रोच की पर्पस क्या है आखिर, वो कानून बनाने का पर्पस क्या है? तो ये सारी चीजें आ रही हैं।
आई होप इट्स क्लियर, इट्स इजी। यस। कॉन्टेक्सचुअल रूल, कुछ बातें कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोट की जाए तो जाहिर है कुछ समझ नहीं आता, बट कॉन्टेक्सचुअल रूल मीन्स यू शुड चेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर एक्ट, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये रूल लगाया गया। इट्स सिमिलर टू दैट। कुछ रूल्स आपको लग रहे होंगे कि दे आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी पर्पस में भी तो हम यही देख रहे हैं, मिस्चिफ में भी तो हम यही देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। कुछ जनरल रूल्स है। नंबर वन, यूज्डम जेनेरिस रूल। यूज्डम जेनेरिस रूल, अब यहाँ पे यूज्डम का मतलब है स्पेसिफिक, जेनेरिस का मतलब है जनरल। यानी कि जहाँ पे, अब देखो ये एक कानून है, इन्होंने एग्जांपल दी है, पावेल वर्सेस कैम्पटन पार्क रेस कोर्स 1899, इट वाज हेल्ड दैट अ क्लॉज रेफरिंग टू अ हाउस, ऑफिस, रूम एंड अदर प्लेस इंक्लूडेड अ रिंग एट अ रेस कोर्स। यानी कि उस कानून में या उसमें जो फैसला आया, वो मतलब उसमें क्लेम ये किया जा रहा था कि ये जो वर्ड्स यूज हुए ना, हाउस, ऑफिस, रूम और अदर प्लेस, तो ये अदर प्लेस का मतलब है दैट इट इन्वॉल्व्स द रिंग एट अ रेस कोर्स। इज इट पॉसिबल? डू यू थिंक इट मेक सेंस? नो। तो यानी जो स्पेसिफिक चीजें मेंशन्ड हैं, तो वो हाउस, ऑफिस, रूम, ये तो क्लियर है, बट जो जनरल चीज मेंशन्ड है, तो वो जनरल का भी मतलब समथिंग लाइक स्पेसिफिक। It's not so different like a ring or a park or an open space. ठीक है, तो ये बोला जा रहा है यूज जेम जेनेरिस में कि स्पेसिफिक थिंग्स अगर कुछ मेंशन्ड है तो और साथ में ही कुछ जनरल वर्ड्स भी हैं, तो समझ जाओ कि वो जनरल वर्ड्स का भी मतलब वो स्पेसिफिक चीजों जैसा ही कुछ है। ठीक है। एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस। भैया अब ये वर्ड्स तो आपको लैटिन में थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस। एक्सप्रेसियो, टू एक्सप्रेस, यूनियस, वन थिंग, एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस मीन्स टू एक्सक्लूड एनीथिंग एल्स। अगर मैंने कहा कि संडे को क्लास होगी, तो फिर संडे को क्लास होगी। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। सो अगर मैंने कहा कि संडे को क्लास हो रही है, तो उसका मतलब है बाकी दिन में नहीं हो रही। ऑब्वियस है, मुझे अब बोलने की जरूरत थोड़ी है कि संडे को होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को नहीं होगी। To express one thing, it means to exclude anything else. Next, noscitur or socis. It is presumed the words draw meaning from other words around them. If a statute mentioned children books, children toys, and clothes, it would be reasonable to assume that clothes meant children's clothes. And then in pari materia, if the statute forms part of a series which deals with similar subject matter, the court may look to the interpretation of previous statutes on the assumption that parliament intended the same thing. अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है कि एक स्टेट ने लॉ में मेंशन था चिल्ड्रंस बुक्स, चिल्ड्रंस टॉयज एंड क्लोथ्स। अब क्लोथ्स के आगे चिल्ड्रन नहीं लिखा हुआ, मगर ये ऑब्वियस है कि चिल्ड्रन है। यस। ठीक है। इन पारी मटीरिया, इफ द स्टैट्यूट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सीरीज विच डील्स विद सिमिलर सब्जेक्ट मैटर, यानी कि कोविड आया, कोविड की पहली वेव आई, तो पार्ट वन फर्स्ट वेव का एक्ट, फिर सेकंड वेव आई तो सेकंड वेव का एक्ट, फिर थर्ड वेव आई, तो जाहिर है कानून वैसे ही उसी तरह से बढ़ते गए, बनते गए, तो सीक्वेंस में आ गया ना, सीरीज में आ गया। सो इन पारी मटीरिया। ठीक हो गई कहानी। देन ओके। प्रिजम्पशंस ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। व्हाट आर द प्रिजम्पशंस? प्रिजम्पशंस यानी कि अजम्पशंस। कुछ चीजें हम ऑब्वियस है, अब जैसे मतलब ऑब्वियस है ना, आप क्लास है तो मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आप मुझे एज ए टीचर रिस्पेक्ट दोगी। इट इज अ प्रिजम्पशन। ये कहीं पे तुम्हें बताया तो नहीं जा रहा, रूल तो नहीं है, कोई कानून तो नहीं है कि भाई स्टूडेंट्स को टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट्स बट ऑब्वियस। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें अजम्पशंस पे चल रही होती हैं। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं एंड अदर असिस्टेंट्स। इसके बाद जो है ये आ रहा है चैप्टर। थोड़ा सा हमारा ये चैप्टर लंबा है। हम ऐसा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे
आज के लिए पॉज कर रहे हैं, ठीक है? अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे, थोड़ा सा ही रह गया। आई जस्ट डोंट वांट टू रश बिकॉज देयर आर सो मेनी न्यू वर्ड्स। तो मैं चाह रही हूँ कि आप ये पहले यहाँ तक थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर लें, इस चीज को, इन पारी मटीरियल। उसके बाद फिर हम प्रिजम्पशंस की बात करेंगे, ठीक है? जी क्लियर? ठीक है जी। एनी यस। क्वेश्चंस टिल हियर? नो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू।